ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे। लगभग पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि मतलब सवाल क्या और उनके मन में इच्छा भी रहती है ये कि जितनी जल्दी मतलब उनका बच्चा बोले। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो में बात किया है, लेकिन आज एक अलग पर्सपेक्टिव से इसमें ये करेंगे कि मतलब आपकी इच्छा होती है कि ये जल्दी से बोलने के लिए इसको स्पीच थेरेपी में डाला जाए। स्पीच थेरेपी में तब डाला जाए जब मतलब कि ये भी होता है कि सर बोलते हैं, जैसे जो लोग हमसे डिस्कस करते हैं कि सर स्पीच के लिए क्या करना है, कब डालना है स्पीच थेरेपी के लिए। तो हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उन सारे केसेस के आधार पे हमने कई बार बात समझाई है। आज के वीडियो में भी कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बच्चे को डेवलपमेंटल डिले है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है या फिर फिजिकल माइलस्टोन्स भी अगर डिले हो चुके हैं, मतलब डेवलपमेंटल डिले ओवरऑल, तो डिलेड माइलस्टोन्स इसको बोलते हैं। ये प्रॉब्लम अगर बच्चे को आपके है तो सबसे पहले जो माइलस्टोन्स डिले हैं उनको ठीक किया जाता है। और रिहैबिलिटेशन मतलब कि पुनर्वास, कभी भी वो चाहे कि ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो न्यूरो रिहैबिलिटेशन में एडल्ट का पैरालिसिस वगैरह का हो, या फिर पेडियाट्रिक रिहैब में जब हम आते हैं तो बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी वगैरह हो, ये सारी चीज़ें जो रिहैबिलिटेशन की होती हैं ना, इनमें जब हम ये करते हैं सारा असेसमेंट करने के बाद में जब पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं तो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल जब शुरू करते हैं तो उसमें असेसमेंट चार्ट जो हमारा बना, उसके बाद लास्ट में हम लोग एक ये करते हैं कि हमारा गोल क्या है, इसको आगे कैसे हमको ठीक करना है, पेशेंट को कैसे ये करना है, किस तरह से लेके चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो सही तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल सेट किया जाता है। शॉर्ट टर्म गोल ये होता है कि जो 15 दिन 20 दिन 1 महीने में क्योर हो जाने वाली चीज़ें। लॉन्ग टर्म गोल में कि जो 6 महीने साल भर में अचीव होंगी। तो लॉन्ग टर्म गोल में मोटा मोटी समझ लीजिए कि जैसे ADL की ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म गोल में आती है। स्पीच एंड लैंग्वेज मतलब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी बच्चे की वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म गोल में जो भी स्टिमिंग के बारे में हमने बात किया कई सारे वीडियो में, वो सारी चीज़ें, इसके अलावा सेंसरी इश्यूज बहुत सारे हैं, वो सारी चीज़ें, इसके अलावा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वगैरह डेवलप करने पे टेक्टाइल इश्यूज हैं, ऑडिटरी इश्यूज हैं, सेंसरी इश्यूज हैं, इन सबको कम करने के ये शॉर्ट टर्म गोल में आते हैं। जितने भी स्टिमिंग के बिहेवियर्स होते हैं वो सारे शॉर्ट टर्म गोल में, वो जल्दी क्योर हो जाने वाले हैं, जल्दी हो भी जाते हैं सही से उस पर काम किया जाए तो। इसके बाद ये सारे स्टिमिंग और सेंसरी इश्यूज को कंट्रोल करने के बाद क्या होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना उसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चा प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाए आपसे या भी किसी चीज़ से प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाएगा तभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, बच्चे को आपने बैठाना है, कुछ पढ़ाना है, कुछ लिखाना है, कोई एक्टिविटी करानी है। ठीक, एक तो वो देखेगा नहीं, आप कह रहे हैं वो कहीं और देख रहा है, आप इधर दिखा रहे हैं फिर वो कहीं और देख रहा है, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है बच्चा। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि स्थिर बैठते ही नहीं हैं, वो बैठने ही नहीं चाहते, तो अब वो स्थिर नहीं बैठेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, तो जो उससे एक्टिविटी कही जा रही है करने के लिए, मतलब सिचुएशन बेस्ड चीज़ें वो कर ही नहीं रहा, जो आप कराना चाह रहे हैं वो नहीं कर रहा, तो इसकी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी ठीक करना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसको ठीक करना है, वो स्थिर उसको बैठाना है, आई कांटेक्ट प्रॉपर उसका इम्प्रूव करवाना है, तब जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। ठीक है, एक टर्म हमेशा यूज होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब सारी चीज़ें समझ ले बच्चा, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप कर जाए, तब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई, इसमें किसी में अभी कोई प्रॉब्लम उसमें अभी है
तो स्पीच के फेयर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब जब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप कर गया, उसके बाद तब हम चलते हैं कि चलो इसको अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इसके पास आना चाहिए। यही है मेन कंसर्न हमारा कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है, साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है, या फिर आप कुछ ये कर दे रहे हैं, उसको भूख लगी पकड़ के लेके गया, वहाँ से पॉइंटिंग कर दिया कि ये चीज़ चाहिए, आपने दे दिया। पानी पीना है, पकड़ के लेके गया, वो पानी बोल नहीं रहा, प्रॉब्लम तो है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपके हाउस होल्ड, आपके घर में रखे हुए बहुत सारे ऐसे ये होते हैं, और आप घर पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी कर सकते हैं जो कि उसके स्पीच में हेल्प करें। जैसे सबसे पहले ब्लोइंग और ब्रीदिंग के लिए आप वो सीटी विसल से शुरू करेंगे। उसके बाद से आप रेस्पायरोमीटर ले लेंगे। रेस्पायरोमीटर वो जो फूंकने वाला होता है, बॉल उड़ता है, रेस्पायरोमीटर ले लें। ब्लोइंग ब्रीदिंग मतलब उसमें क्या होगा कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों का ये होता है, वो अंदर भी सांस लेगा, बाहर भी सांस फूंकेगा भी, सांस खींचेगा भी बच्चा। तो इससे क्या होगा ना कि जो उसको शॉर्ट ब्रीदिंग होगी उसकी ना, वो ब्रीदिंग का पैटर्न उसका थोड़ा सुधरेगा। ठीक है। इससे भी क्या होता है कि ये हमारे फेशियल मसल्स को, हमारे लंग्स तक को मजबूत करता है, और ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है हमारे स्पीच में कॉन्फिडेंटली कोई बात बोलने में। देखते हैं कि बच्चे बहुत सारे जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन बोलने से पहले वो मतलब कि ऐसे ये करेंगे, अपने मन से बोलेंगे, लेकिन आप बोलने को कहेंगे तो कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। कभी कभार उनका फेशियल मसल सपोर्ट नहीं करेगा, हमारा जो वोकल कॉर्ड है वहाँ से ये करना चाह रहा है, लेकिन प्रॉपर ये नहीं होने की वजह से, प्रॉपर ना वाइब्रेशन हुआ, प्रॉपर ना ही ये हुआ, मसल ने सपोर्ट किया, तो प्रॉपर स्पीच डिलीवर नहीं कर पाए। मन में बोल के रह गया, होठों में बोल के रह गया, बस उतना ही रह। उसके लिए ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। मैंने बोला कि जैसे सीटी से शुरू कीजिए, मेले में मिलता है ना, कहीं दुकान में विशल जो मिला, अलग अलग तरह का विशल लेके आए। उसके बाद से ये मैंने रेस्पायरोमीटर बताया। फिर ये जो टंग है ना, बहुत सारे बच्चों में 90-95% बच्चों में आप देखेंगे कि टंग प्रॉपर मूव नहीं कर पाते हैं बच्चे। निकालें, साइड कर लिया, ऊपर करने को कहेंगे तो नहीं कर पाए, ऊपर करने को कहेंगे बच्चा कर ही नहीं पाए। साइड में थोड़ा बहुत कर भी लिया, पूरा निकालना नहीं चाहेगा। तो टंग के मसल्स भी अगर वीक हैं, वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वीक इसलिए कि क्योंकि उसका प्रॉपर यूज नहीं किया गया, ना ही च्यूइंग में, क्योंकि बच्चा आप लोगों ने तो प्यूरी बना के दिया, उसको मिक्सर में पीस के दिया, और सारी चीज़ें ज़्यादातर लोग देते हैं, तो च्यूइंग में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को चबा नहीं पाता है। तो इसकी वजह से अब टंग का प्रॉपर यूज नहीं हुआ, तो थोड़ा वीक है। तो टंग के मसल की स्ट्रेंथनिंग भी ज़रूरी है, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसके स्ट्रेंथनिंग के लिए ग्लव्स पहन के बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, ओरोमोटर एक्सरसाइजेज के लिए, टंग के एक्सरसाइजेज के लिए, टंग के स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज करने चाहिए। इसके अलावा फेशियल मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, फेशियल मसाज वगैरह, ये सब आता है इसमें, ओरोमोटर स्टिमुलेशन और फेशियल एक्सरसाइजेज वगैरह। तो ये आप करेंगे, वो भी स्पीच में हेल्प करेगा। इसके बाद से मैंने फेशियल मसाज में जैसे कि पाउडर लेके, कभी कभार जेल वगैरह, क्रीम वगैरह लेके उसका, और ये जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है यहाँ साइड में, ये सब भी इसका स्टिमुलेशन, वोकल कॉर्ड का स्टिमुलेशन वगैरह किया जाता है, तो वो स्पीच में हेल्प करता है। ये उन बच्चों के लिए हम बता रहे हैं जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप कर चुका है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करवाते हैं बच्चे को, तो देखेंगे कि 10-15 दिन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही बोलना शुरू कर देगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि स्पीच थेरेपी इसको कराएं कि नहीं कराएं, और ये वीडियो इसी के लिए मैंने बनाया भी है कि स्पीच थेरेपी कराएं या नहीं कराएं, अगर कराएं तो किन से कराएं, नहीं कराएं तो कैसे करें। ये सारी चीज़ें, हम स्पीच थेरेपिस्ट हैं नहीं, लेकिन रिहैबिलिटेशन में काम किया है, जहाँ भी ग्रुप होता है पूरा एक ये में टीम में, तो मैंने
उसका एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और चाइल्ड साइकोलॉजी भी मैंने ये करा है, तो बच्चों को किस किस लेवल से कैसे कैसे डेवलप करना होता है, ये सारी चीज़ें हम समझाते हैं आपको, और सही बातें समझाते हैं। समझना नहीं समझना आपका काम है। मैक्सिमम केसेस में जब पेरेंट्स हड़बड़ा के स्पीच थेरेपी में बच्चों को डालते हैं, वहीं से बच्चे में प्रॉब्लम और शुरू होती है। मैक्सिमम केसेस में ये रेशियो 70-80% तक होता है। बहुत सारे लोगों के अब जैसे कि अगर मदर को पता लगा कि बच्चे में प्रॉब्लम है, वो कहीं से अगर थेरेपी ले रही है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ बोलता नहीं है, वो सीख लेगा, धीरे धीरे समय के साथ सीख लेगा, ये प्रॉब्लम। और बोलता नहीं है करके अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको छोड़ के स्पीच में डाल दिया जाता है, और वहाँ पे चूँकि उसको टर्म की जानकारी नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स बच्चे को पता नहीं है, वो मैंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग ही प्रॉपर उसकी नहीं है, सिटिंग उसकी प्रॉपर नहीं है, आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो क्या है, कोऑपरेट नहीं कर पाता है। मैक्सिमम केसेस में आप स्पीच थेरेपी जब हो रहा हो तो आप एक दो बार ज़रूर देखें अपने बच्चे का, कि जितने भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर्स स्पीच थेरेपिस्ट होंगे, उन सब लोगों से बच के, क्योंकि ये बेसिक्स कुछ नहीं जानते हैं, और बेसिक नहीं जानने की वजह से इनको बस ये है कि कुछ भी बोलते रहना है, बुलवाते रहना है, और बच्चे पे उसका निगेटिव असर पड़ता है, और बच्चे में निगेटिविटी आएगी, इरिटेशन है। वो देखेंगे कि आप जैसे स्पीच थेरेपी में डाल ले, 10-15 दिन के बाद से वो क्या है कि जब उधर आप लेके जाएंगे तो चिल्लाएगा, रोएगा, गुस्सा करेगा, ये करेगा, नहीं जाना चाहेगा। ज़्यादातर केसेस में मेरे पास मैंने तो एक तरह से एब्यूज हो रहा है उसका, वो साइकोलॉजिकल एब्यूज है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो, अच्छे से चीज़ें पता करके कहीं जाइए। सर्टिफिकेट होल्डर तो कोई नहीं है, क्रैश कोर्स 1-2 महीने का तो नहीं करके बैठा हुआ, 6 महीने साल भर का सर्टिफिकेट वाला कोर्स को डिप्लोमा बोल के तो नहीं बैठा हुआ। इन सारे लोगों से बचें, ठीक है। हाँ, जब प्रॉब्लम लगे कि अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से डेवलप कर गई है, अब सिर्फ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जितने मैंने एक्टिविटीज़ बताई वो अगर आप कर रहे हैं उससे इम्प्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मतलब पूरी बातों को जोड़ नहीं पा रहा, तो उस टाइम में आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट नहीं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। वो बैचलर डिग्री होल्डर होते हैं, BASLP करके कोर्स होता है, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, BASLP। तो आप देखिए कि आपके आसपास में, आपके शहर में, आपके देख लें, गूगल सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। उन लोगों के पास ज़रूर जाएं, उनके पास सही सॉल्यूशन इसलिए मिलेगा क्योंकि वो सिस्टम से ये से पढ़ के आए हैं, पूरी थ्योरी पढ़ के आए हैं, पूरी चीज़ें समझ के आए हैं, एक्सपीरियंस लेके आए होते हैं, तब बाद में प्रैक्टिकल में वो उतरते हैं। तो उनको पता है कि ये तने से शुरू नहीं करना, जड़ से शुरू करना है। तो वो पहले असेसमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, और वहाँ से स्पीच के लिए ट्रेनिंग देना जब शुरू होता है उनके सुपरविजन में, तो उसके बाद धीरे धीरे वो जो इम्प्रूवमेंट होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और जो किसी को भी आप लोग स्पीच थेरेपिस्ट मान लेते हैं, कोई स्पेशल एजुकेटर है वो भी स्पीच थेरेपिस्ट बन के ये करेगा। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि स्पेशल एजुकेटर को भी नहीं ये है पेशेंट उस तरह का, तो उसको स्पीच में ये कर दिया, खाली बोलना ही। तो स्पीच थेरेपी का मतलब खाली बोलना थोड़ी होता है, और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। और बहुत सारा स्पीच थेरेपिस्ट ऐसा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर वीडियो मेरा देखता है लोग, तो उसके बाद उन लोग को थोड़ा बुरा लगता है, कुछ कमेंट में ऐसे ही करता है लोग। लेकिन अपना स्किल सुधारो लोग। हम ये लोगों के हित के लिए ये कर रहे हैं कि उनको गुमराह न किया जाए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए कुछ भी गलत चीज़ें नहीं की जाए। उनके सुपरविजन के कोई सीनियर सुपीरियर जो है उसके सुपरविजन में अगर किसी स्पीच थेरेपिस्ट के थ्रू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिपेंडेंटली आप लोग किसी को पकड़ लेते हैं बिना उसका बैकग्राउंड जाने, वो है क्या, वो कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये भी नई चीज़ें हैं।
जैसे कि यूट्यूब पे सब एक्सपर्ट बने हुए हैं, सिर्फ इस नाम पे कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म था मैंने उसको ठीक कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनके घर में किसी को ये हुआ, उसके बाद से वो खुद ही अब प्रवचन बांटने लगे, प्रवचन ही करने लगे। नहीं, वो किसी गया किसी कथा वाचक का कथा सुन लिए, लगा कि इसमें तो बड़ा इज्जत है, बड़ा पैसा है, चलो हम भी कथा बाँचेंगे, अपना भी कथा शुरू कर दिए, वही वाली बात है। तो वैसे लोगों से थोड़ा सा बच के, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एक्चुअल प्रॉब्लम डायग्नोज करके उस पर काम करेंगे, उस पर आपको गाइड करेंगे, उस पर आपको चीज़ें समझाएंगे, सारी चीज़ें सही से ये करेंगे। तो देखा, और वो क्या करते हैं कि मैंने बोला ना कि हमेशा स्किल्ड लोगों के पास जाएं, तो उनको एक्चुअल सिचुएशन पता होगी, तो वो हैरेस नहीं करेंगे बच्चे को, वो एब्यूज नहीं करेंगे बच्चे को, वो चीज़ें कैसे कैसे होनी है सीक्वेंस वाइज, वो सारी चीज़ें आपको भी एक्सप्लेन करें। और जो भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट या फिर जो भी है, अगर आपके बच्चे की एक्चुअल सिचुएशन आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि इसको प्रॉब्लम है क्या और इसको कैसे डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या फिर हम क्या क्या आगे करने वाले अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आप सिंपल समझिए कि आप गलत जगह पर हैं, आप वहाँ से तत्काल वो जगह छोड़ दें और कहीं अच्छी जगह की तलाश करें। तो क्या होता है ना कि जागरूक रहिए, थोड़ा सा जागरूक रहिएगा, तो आप क्या होगा, बच्चे का समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद करने से बच जाइएगा। मैक्सिमम लोगों को हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप घर पे ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं एक्टिविटीज़ में, ये सारी चीज़ें आप घर पे करें। और जो लोग हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, देश दुनिया कहीं से भी ऑनलाइन सेशन में आप जुड़ सकते हैं। आपके बच्चे में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो हम प्रॉपर असेसमेंट करके आपको प्रिस्क्रिप्शन वगैरह और सारा कुछ असेसमेंट चार्ट वगैरह देते हैं, और उसी के हिसाब से बताते हैं कि आगे का प्लान हमारा क्या होगा। वो वीडियो आप रेगुलर सेशन में जब जुड़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। घर में आपका क्या रोल होना चाहिए, कैसे बच्चे को आप ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाते हैं, और पहले महीने से ही इम्प्रूवमेंट की गारंटी होती है। तो जो लोग भी जिनके बच्चे में कोई स्पीच डिले लग रहा है, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम लग रही है, या फिर ऑटिज्म लग रहा है, ADHD लग रहा है, या फिर GDD लग रहा है, या फिर डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, किसी भी तरह का केस है, ओवरऑल हम लोग रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा ये जो नंबर दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का, इस पर आप कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं असेसमेंट के लिए। जनरली आपको सैटरडे और संडे में टाइम मिलता है असेसमेंट के लिए। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और सही से बच्चे का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सही प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, ताकि उनका बच्चा सही समय पर, क्योंकि क्या होता है ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है, कि जब समय निकल जाता है तो फिर उसके बाद से रिकवरी थोड़ी तो स्लो हो जाती है। हर एज में रिकवरी होती है लेकिन रिकवरी स्लो हो जाती है। तो वैसा सिचुएशन आपके साथ ना आवे, इस बात का आप ध्यान रखें, और बस बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।